Hello children, I hope you all are good. Once again I am here with the new interesting topic of SST, that is minerals and energy resources. And in this chapter we are going to discuss about the different types of the mineral resources and energy resources. So let's start with the mineral resources. You know beta, mineral और energy resources दोनों ही किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. आपको ये भी पता होगा जो अर्ली मैन है उसने जब स्टार्ट की थी अपनी प्रोग्रेस यात्रा, स्टेप बाय स्टेप जब वो आगे बढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, उसने डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स को डिस्कवर किया था. लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया. इसीलिए हिस्ट्री को हमने डिवाइड कैसे किया था, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, स्टोन एज, याद आ रहा है ना. तो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता गया उसने डिफरेंट मिनरल्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया था. So mineral resources including all materials taken out from the earth by mining. और आपको ये भी पता होना चाहिए जो minerals हैं they are found deep under the earth's surface in the rocks. Minerals brought out in their raw or natural states from the depth of the earth and that is called mineral ores. तो ये आपको पता होना चाहिए. देखो जब भी हमें मिनरल्स को निकालना है तो हम क्या करते हैं, डीप अर्थ के अंदर माइनिंग करते जाते हैं, खुदाई करते जाते हैं. तो होता क्या है, पर्टिकुलर किसी सरफेस ऑफ रॉक्स में या कहीं अंदर डीप अंदर जाके जो है ओर्स में जो है मिनरल मिलता है, उसे हम कहते हैं मिनरल्स ओर्स. एंड ओर्स हैव सम इम्प्योरिटीज़. जब ये हमें ज़मीन के अंदर मिलते हैं ना बेटा, तो जैसा हम इन्हें यूज़ करते हैं ना एज इट इज़ उस फॉर्म में नहीं मिलते, ये और फॉर्म में मिलते हैं. सो और फॉर्म में मिलते हैं मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं. तो बहुत सारा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू हम इस इम्प्योरिटीज़ को जो है साफ़ करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं. फिर मिनरल को जिस रूप में हमें यूज़ करना है उसमें हम इसको लेकर आते हैं फॉलोइंग द डिफरेंट प्रोसेस. तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी से ज़मीन से खुदाई की और निकाल लिया वैसा मिल जाएगा हमें. इट फॉलो द लॉन्ग प्रोसीजर. Now they are formed through the various geological process taking place in the earth. तो अगर मैं बात करूँ ना कि what is mineral, अगर आपको डेफिनेशन देनी है, सो आपको पता होना चाहिए नंबर 1, मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस. मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, होमोजीनियस होते हैं, पर्टिकुलर इनका स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर विद द पासेज ऑफ टाइम ये फॉर्म्ड होते हैं बीनीथ द अर्थ. ओके, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई मैन ने बनाया और ये किया है, तो इट टेक्स द टाइम. तो दीज आर द मिनरल्स. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स, लाइक मेटालिक मिनरल्स भी हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स भी हैं, जिसकी वजह से आज मॉडर्न एरा जो है डे बाय डे डेवलप हो रहा है. So let's discuss the characteristics of minerals. Minerals को हम classified करते हैं उनके chemical composition के according. Some minerals occur in the solid state, है ना, और simple substances होते हैं, natural compounds होते हैं और crystalline structure आपको मिल जाएगा. लेकिन कुछ minerals ऐसे होते हैं जिनका सेम composition और properties होता है and may contain one or more elements. भाई जो सिंपल है उनमें एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं. सो दे आर होमोजीनियस एंड नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो मिनरल्स अकर इन द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. चाहे आपका इग्नियस रॉक है, फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, फिर आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है. सो डिफरेंट रॉक्स में आपको ये डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेंगे. Now we are going to discuss the classification of the minerals. Minerals को classify करना है ना, तो सबसे बड़ी जो broad category होती है ना बेटा, that is metallic and non-metallic mineral. नाम ही suggest कर रहा है metallic minerals. Metallic minerals means the strong, ductile, good conductor of heat and electricity. ये characteristics होती हैं metallic minerals की, और आपको इस टाइप के metallic minerals जो हैं अर्थ के ओर में मिलेंगे. लाइक आपका आयरन हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है metallic minerals हैं. ठीक है, और metallic minerals को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में. एक को हम कहते हैं फेरस metallic mineral
और दूसरे को हम कहते हैं नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। फेरस मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन इंक्लूड होता है, कंटेनिंग द आयरन ओर, ठीक है, और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन ओर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटालिक में फेरस मेटालिक एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। अब आप अगर बात करते हो, आप ये देखो सम कॉमन फेरस मिनरल्स जो आपके आते हैं आयरन ओर, मैग्नीज एंड आपका आ जाता है क्रोमाइट, पायराइट, निकल, कोबाल्ट। और अगर नॉन फेरस मेटालिक मिनरल की बात करें तो आपका गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, बॉक्साइट, लेड एंड द मैग्नीशियम ऑल्सो। नाउ मूविंग टू द नॉन मेटालिक मिनरल, बट बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज अलॉय। अलॉय क्या होता है बेटा, कई बार ना हम कुछ नया मेटल या मिनरल बनाते हैं बाय मिक्सिंग अप 2 और मोर देन 2 मेटल्स। लाइक आपका ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है। तो ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अलॉय, गिव द एग्जांपल। सो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से। नॉन मेटालिक मिनरल की बात करें तो उसमें आपका लाइमस्टोन आता है, पोटाश, माइका, नाइट्रेट, जिप्सम जो आपको रॉक्स में मिलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। दे हैव वाइड एप्लीकेशन इन द डिफरेंट फील्ड्स। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज माइनिंग। माइनिंग मैंने आपको बताया था ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर से जब हम निकालते हैं मिनरल्स, दैट इज माइनिंग। माइनिंग भी बेटा डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 क्वेरीज होती है। Quarries are those mines beta which are used to extract minerals located on the surface। आप ये देख रहे हो ये पिक्चर, इस टाइप का ये क्वेरिंग है, मतलब ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, आपको अर्थ सरफेस के आसपास ये मिल जाता है। सेकेंड टाइप जो माइनिंग होती है वो ओपन कास्ट माइन होती हैं। Those are which found at the shallow depth and they are taken out by the removing surface of the layer। आप ये देखो ओपन कास्ट माइनिंग, ये भी इनकी भी डेप्थ देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमने एक्सट्रैक्शन किया है और उसके बाद हम इसे निकाल सकते हैं। देन आपका आता है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग और वेरी डीप बोर करना पड़ता है, ठीक है, और वहाँ से हम रिच मिनरल डिपॉजिट को जो निकालते हैं डैट इज एट द ग्रेट डेप्थ, बहुत अंदर अर्थ के जाना पड़ता है। एंड दिस टाइप ऑफ माइनिंग इज कॉल्ड द डीप शाफ्ट माइनिंग ऑल्सो। यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइनिंग। नाउ मूविंग टू द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मेटल्स। हम ये देखते हैं वर्ल्ड में जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं कैसे, कहाँ, किस रूप में मिलते हैं। मिनरल रिसोर्सेज अगर आप देखोगे बेटा, अर्थ पे बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये नहीं कह सकते सबको इक्वल मिनरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं, नहीं, कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। अगर आप देखोगे यूराल माउंटेन रशिया में, लार्ज एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनरल्स जो हैं वो बहुत कम हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन सम रीजन इन द लार्ज क्वांटिटी। अगर आप देखोगे टिन मोस्टली आपको मिलेगा ईस्ट एशिया में, मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया में। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स ऑफ निकल आर फाउंड इन कनाडा। साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे 60% टोटल वर्ल्ड का गोल्ड जो है मिलता है। इंडिया का अगर आप नर्दर्न प्लेन देखोगे जनरली लैक इन मिनरल्स while the plateau region is having the abundant minerals। so इससे आपको पता चलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइवन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन आपको पता है बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि बेटा आयरन क्या है, कोई भी इंडस्ट्री है उसे आयरन यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी किससे बन रही है, आयरन से, इसलिए हम इसे इम्पॉर्टेंट मेटल कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी टूल्स हैं, मशीन है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स सारे आयरन से बनेंगे। तो आयरन के बिना तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सोच ही नहीं सकते, तो दैट इज़ द बैकबोन। नाउ आयरन भी आपके जो होते हैं बेटा दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप। लाइक आपका हेमेटाइट है, देन आपका मैग्नेटाइट है, एंड आफ्टर दैट आपका लिमोनाइट है। They are the main varieties of iron ore depending on the amount of iron content। अगर आप देखोगे सो हेमेटाइट में आयरन कंटेंट है, बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, उसके बाद मैग्नेटाइट है, देन लिमोनाइट है। वास्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर अगर आप देखोगे तो आपको रशिया में मिलेगा, मैप में आप चेक कर सकते हो, यूएस में, यूक्रेन में आपको मिलेगा, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना एक्सेट्रा। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें बेटा तो इंडिया में
जो आयरन ओर है आपको झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है। इंडिया शेयर्स नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड आयरन रिजर्व एंड रैंक 6 इन द वर्ल्ड फॉर आयरन ओर प्रोडक्ट। तो ये एक अच्छी बात है कि आयरन ओर हमारे पास ज़्यादा है। अब हम चलते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर मेनली कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। देखिए ना आपने वायर ब्राउन ब्राउन कलर की। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में कॉपर ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कहते हैं हम इसे। इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल बट ब्रॉन्ज इज प्रोक्योर्ड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। कॉपर और जो है आपको दिखेगा चिली में, यूएसए में, कनाडा में, अमेरिका में, कॉन्गो, जाम्बिया, यहाँ पे मिलेगा। इंडिया में जो कॉपर रिजर्व हैं बेटा वो आपको मिलेंगे झारखंड और राजस्थान में। कॉपर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्साइट पे। एल्युमिनियम इज द प्रोड्यूस फ्रॉम बॉक्साइट ऑब्टेन्ड। तो एल्युमिनियम जो है हम निकालते हैं बॉक्साइट से। इट इज़ अ ग्रेट डिमांड ड्यू टू द लाइटनेस। इसमें क्या होता है? लाइट होता है वेट में, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, इस पर जंग नहीं लगता है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। आप देखोगे आपका जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, एरोप्लेन, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, केमिकल्स, यहाँ पे आपका जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ग्रेजुअली ये कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। बॉक्साइट के अगर आप देखोगे मेन प्रोड्यूसर वर्ल्ड में तो जमाइका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, गिनिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना है। इंडिया हैज़ रिच बॉक्साइट डिपॉजिट इन द झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सो बेटा आपने देखा कि इंडिया में मोस्टली जितने भी आपको मिनरल्स मिल रहे हैं ये प्लेट्यू रीजन में मिल रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द गोल्ड। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल और मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? ज्वेलरी में यूज़ होता है। विमेन लव द गोल्ड। सो गोल्ड जो है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सिक्योरिटी एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड चीफली प्रोड्यूस इन साउथ अफ्रीका। पहले ही बताया था 60% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड साउथ अफ्रीका में है। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट आपको कनाडा, जापान, यूएस में भी कुछ रिजर्व मिलेंगे। इंडिया में गोल्ड जो अवेलेबल है डैट इज़ इन द कोलार माइन जो कि आपकी कर्नाटका में है और ये एंशियंट टाइम से यूज़ हो रही है। कर्नाटका में कोलार माइंस में गोल्ड मिलता है और इकोनॉमिकली फिजिएबल इतना नहीं है ये अभी, लेकिन गोल्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है। देन मैग्नीज इम्पॉर्टेंट मेटल है, यूज टू मेक द अलॉय एज स्टील। स्टील बनाते हैं ना हम, तो हम मैग्नीज को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रिकल, बैटरीज, ब्लीचिंग पाउडर, डाइंग इंडस्ट्रीज, टाइल्स इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें मैग्नीज यूज़ होता है। मैग्नीज इज चीफली प्रोड्यूस इन रशिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। एंड इंडिया में ये यूज़ होगा कब मिलता है आपको? कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड झारखंड। नाउ मूविंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। बिफोर डैट आप नॉलेज विंडो को चेक करो बेटा। मेटलर्जी जब हम बात कर रही हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ मेटल, देयर यूजेस एंड मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग दैम। यानी ये जब हम मेटल को पूरा स्टडी करते हैं ना, मेटल का कैसे यूज़ होगा, कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये साइंस जो है मेटलर्जी कहलाती है। चलो अब मिनरल्स को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कंजर्वेशन आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा वर्ड बन चुका है दीज डेज। सो मिनरल्स को बचाना क्यों ज़रूरी है? मैन हैज़ कम फॉर फ्रॉम द एजेस। आप देख रहे हो ह्यूमन बीइंग डे बाय डे जो है मिनरल्स को अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने यूजेस के लिए ओवर एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। और मिनरल्स ऐसे हैं कुछ तो बिल्कुल जो कि रिन्यूएबल नहीं है, जिन्हें हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है मींस उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। सो वंस दे आर गोइंग टू बी एग्जॉस्ट दे कैन नॉट बी रिन्यू। एक बार ख़त्म हो गए ना बेटा तो मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे उन्हें बनने में, तो दोबारा हम उन्हें बना ही नहीं सकते। तो इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि आज के टाइम पे मिनरल्स की क्वालिटी डाउन होती जा रही है, क्वांटिटी कम होती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, जिसकी वजह से उनके रेट भी हाई हो रहे हैं। और मिनरल्स क्योंकि ज़रूरी है हर जगह, अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। ज़रूरत है इन्हें कंजर्व करने की। तो हम इन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत सारे मेटल होते हैं
लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम रिसाइकिल किया जाए करिए। देन एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मिनरल्स को हम अच्छे तरीक़ों से जब भी हम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो हमारा है उसमें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उसको यूज़ करने का तरीका होना चाहिए, प्लान्ड और जुडिशियस मैनर में यूज़ करना चाहिए। देन थर्ड, वी हैव टू फाइंड द सब्सटीट्यूट ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। एफर्ट किए जा रहे हैं डे बाय डे कि हम बायो जो डिग्रेडेबल आपके प्लास्टिक्स होते हैं एंड अदर सब्सटीट्यूट्स जो हैं जिससे हम मिनरल्स को जो है सेव कर सकें। सो कहने का मतलब है सब्सटीट्यूट, अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिनरल रिसोर्सेज का। Now we are going to discuss with the energy resources. मिनरल के बाद एनर्जी भी ज़रूरी है। So energy is an independent need for the modern times as we need it to run the machine. एनर्जी तो ज़रूरी है, कोई भी मशीन चलानी है तो उसको एनर्जी चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मिनरल, यहाँ से जो है एनर्जी आपको मिल सकती है। There are 5 sources of energy, कोल से ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर एंड न्यूक्लियर पावर, यहाँ से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। जो फर्स्ट 3 हैं, कोल आपका, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये आपके ऑर्गेनिक ओरिजिन है, फॉसिल से मिलते हैं ये कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, इसीलिए दे आर नॉन रिन्यूएबल, एक बार ख़त्म हो गए दोबारा नहीं बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। क्लासिफिकेशन अगर हम एनर्जी रिसोर्स का करें तो 2 टाइप में कर सकते हैं। वन इज़ द कन्वेंशनल एंड अनदर इज़ द नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब पुराने परंपरागत रिसोर्सेज, संसाधन, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो नए हैं, यानी कि पुराने नहीं हैं, नॉन कन्वेंशनल, जो अभी नए नए एग्जिस्टेंस में आए हैं। सो आपका देखो, अगर हम कन्वेंशनल पुराने रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है आपका जो कोल एनर्जी है जिससे हम थर्मल एनर्जी निकालते हैं, पेट्रोलियम है, ये सारे आपके पुराने में आते हैं। और अगर नॉन कन्वेंशनल नए की बात करें तो उसमें हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, एटॉमिक एनर्जी, बायोगैस, ये सारे आते हैं। नॉलेज विंडो को चेक करते हैं बेटा। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग द कोल। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोल से बनती है ये। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड हाइडल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग द टर्बाइंस। ये भी आपका जो है आपका कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें कई बार लगता है कि नहीं ये तो नया है, नहीं, एंशिएंट टाइम से यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे भी जो इसे हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज में रखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट्स। नाउ मूविंग टू द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोल को, जो सबसे पुराना हमारा रिसोर्स है। कोल जो है बहुत डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। इससे जो है हम स्टीम पावर निकालते हैं। आपको पता है बेटा, जैसे ही स्टीम पावर हमने बनानी शुरू की तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया 18th सेंचुरी में, क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी रिसोर्स हो गया। इससे क्या है, मशीन ड्राइव होनी शुरू हो गई फैक्ट्रीज़ के लिए। फिर जो रेलवे इंजन्स थे वो भी कोयले से चलने लग गए थे, क्योंकि आपने देखा होगा गदर मूवी में कोयला डालता जाता है ना इंजन में, और जो रेल है वो जल्दी जल्दी भागने लगती है। सो थर्मल एनर्जी जो हम बनाते हैं कोल से, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टू रन द मशीनरीज। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व अगर आप देखोगे रशिया में मिलते हैं, मोर देन 1/3 ऑफ टोटल वर्ल्ड रिजर्व रशिया में सबसे ज़्यादा है कोयला। देन यूएस में 1/4 है वर्ल्ड का, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इसमें भी कोल प्रोड्यूसिंग एरिया आपको मिल जाएंगी। नाउ मूविंग टू द मिनरल ऑयल, ये भी आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये आपको जो मिनरल ऑयल है ना, अंडरग्राउंड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, उसमें नीचे आपको मिलेंगे। क्रूड पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू मेक वेरियस प्रोडक्ट। जब हम नीचे जाते हैं वहाँ पे हमें जब पेट्रोलियम मिलता है ना, सो पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये सब बनाते हैं, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। Hundreds of byproducts are made from it. Lubricants, Vaseline, tars, ink, medicine, wax, terylene, soap, ये सारा जो है इससे हम बनाते हैं। सो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की अगर हम बात करें तो कुवैत, सऊदी अरेबिया, जैसे हम मिडल ईस्ट कंट्री कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं।
दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ वर्ल्ड टोटल रिजर्व। मिनरल ऑयल सबसे ज़्यादा यहाँ मिलता है, इसलिए देखो वर्ल्ड की डेवलप कंट्री जो है ना, उनको लगता है कि ये मिडल ईस्ट हमारे हाथ में आ जाए। तो मिडल ईस्ट में ये पेट्रोलियम रिजर्व होने के कारण ये रिच कंट्री भी कहलाती हैं। अपार्ट फ्रॉम आपका पर्शियन गल्फ है एशिया में, यूएस में भी आपका रिजर्व मिल जाएंगे, रशिया में भी मिल जाएंगे, मतलब जितनी उनकी नीड है उतना उनके पास है। देन आपका वेनेजुएला, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट। इंडिया के पास इतने ज़्यादा रिजर्व नहीं है, सो इंडिया जो है मिनरल ऑयल को जितनी तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेज़ी से हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसलिए जो मिनरल ऑयल है यानी कि पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि हम इसे बाहर से खरीदते हैं। नाउ मूविंग टू द नेचुरल गैस, सम मिनरल ऑयल वेल्स यील्ड नेचुरल गैस इन लार्ज इक्विपमेंट। आप देखोगे ना जहाँ पेट्रोलियम के ये आपको कुएं टाइप के मिलेंगे, तो कुछ में ऊपर जो है नेचुरल गैस भी लेयर आपको मिलती है। इट हैज़ टू बी प्यूरिफाइड बिफोर इट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। अगर आप देखोगे इसमें मीथेन है, ब्यूटेन गैस है, और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी जिसे हम इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी यहाँ से मिलती है। द यूएस हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, रशिया में भी है, यूरोप में भी है। इंडिया में मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो थोड़ा बहुत मिलता है वो आपको आसाम में मिलेगा, डिगबोई में, गुजरात, महाराष्ट्र का अंकलेश्वर एंड अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। गल्फ ऑफ खंबात में भी मिलता है, और डेल्टा एरियाज जो आपकी गोदावरी और कृष्णा है वहाँ पे भी कुछ आपको ये रिजर्व्स मिल जाते हैं। नाउ मूविंग टू द यूरेनियम एंड थोरियम। हार्ड डेंस सब्सटेंस होता है, हैव अ हाई एटॉमिक वेट होता है इसका, दे आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और ये किस लिए यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में ये यूज़ होते हैं। इन्वायरमेंट में इसका एडवर्स यूज़ हो रहा है, अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे से इनसे एनर्जी बना के एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, बट दीज डेज यूरेनियम और थोरियम आपको पता है ना एटॉमिक बम, एडवर्स यूज़ में यूज़ हो रहे हैं। दिस सब्सटेंसेस आर फाउंड इन कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी, रशिया एंड इंडिया में भी आपको मिलेगा। इंडिया में अगर आप बेटा केरला जाएंगे तो केरला में मोनोजाइट सैंड है जिसमें आपको थोरियम बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब कन्वेंशनल के बाद हम चलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि नए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिन्हें हम क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और ये क्या कहते हैं ना कि हम जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करते थे, ऐसा नहीं है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं इस पे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड नहीं करते, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल एक्सेट्रा, और इको फ्रेंडली है, इसलिए हम इन्हें क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की। सन इज द ओनली एंड द पेरेनियल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर एनर्जी तो अवेलेबल है राउंड द क्लॉक एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कंट्री को इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। सोलर पैनल हम लगाते हैं, सोलर सेल्स हम बनाते हैं, सो कुकिंग, लाइटनिंग, हीटिंग पर्पज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। दिस डेज तो आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज और आपके स्कूल्स जो हैं इस तरीके का आप देख रहे होगे, ये सोलर पैनल लगता है जिससे आपको इससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। Exploitation of solar energy is still in initial stage of development and quite expensive. तो इसे हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, यानी कि रिन्यूएबल है तो कुछ भी कर लो, इसे भी हमें प्रॉपर यूज़ करना है। नाउ मूविंग टू द विंड एनर्जी। आप ये देख सकते हो विंड मिल के थ्रू हम विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ट्रिमेंडियस पोटेंशियल है ये विंड एनर्जी फ्यूचर में। आप देखो इंडिया का जो तमिलनाडु है, नगर कोयल एरिया, वहाँ पे विंड लगे हुए हैं और उससे हम विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम नीदरलैंड, फ्रांस, यूएसए भी इसे यूज़ कर रहा है। Then moving to the geothermal energy, you can see at the picture, geothermal energy is produced from the earth interior and can be converted into the electricity. क्योंकि अर्थ के अंदर आप जितना जाओगे ना बेटा इतना हीट होती है, उस हीट एनर्जी को हम ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमने 1904 में सीख लिया था। नाउ द रशिया, जापान, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, आइसलैंड, हवाई, बहुत सारे लोग जो है इसे कंट्रीज इसे यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे सो इंडिया में छत्तीसगढ़ में जियोथर्मल प्लांट लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 300 किलोवाट।
हाउएवर दिस एनर्जी हैज़ नॉट बीन फुली एक्सप्लॉयटेड और फुली यूटिलाइजेशन में अभी नहीं है जियोथर्मल एनर्जी, बट इन फ्यूचर में ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में टाइडल एनर्जी. सी बीचेस आपने देखे ना, और ओशियन पे सी पे टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, नीप टाइड्स आपने पढ़े हैं. सो यहाँ पर जो है टाइडल एनर्जी फिनोमिना ये यूज़ हो सकता है क्योंकि टाइड्स में पोटेंशियल होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. फ्रांस जो है ऑलरेडी मेकिंग द यूज़ ऑफ दिस एनर्जी. वर्ल्ड में अदर पार्ट में भी ये धीरे धीरे यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. इनको भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा. there is a need to conserve the energy resources. It is available to use renewable source of energy. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं. तो हमारा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे आ जाएगा. सो एनर्जी रिसोर्सेज स्पेशली आपके जो जो आपके कन्वेंशनल हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये ख़त्म हो जाएंगे. सो ज़रूरत है कि इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स बनने में टाइम लगता है, तो हम इन्हें प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, जुडिशियस और प्लान्ड मैनर्स में यूज़ करें ताकि हम प्रेजेंट नीड को भी फुलफ़िल कर पाएँ और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर पाएँ. तो अब हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बचाने के लिए? एन एफर्ट शुड बी मेड टू रेशनलाइज द यूज़ ऑफ एनर्जी. एक स्टेप उठाओ तो सही, कोशिश तो करो. द एफिशिएंसी ऑफ पावर स्टेशन शुड बी इंक्रीज. आप मॉडर्नाइज मशीन लगाइए जहाँ पे एफिशिएंसी हो ना पावर स्टेशन की, उन्हें बढ़ाया जा सके. मशीनरीज और अप्लायंसेज जो हैं उनको बनाया जाए. होता है क्या है, अगर हम पुराने तरीके से चल रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है. वेस्ट जो निकलता है इंडस्ट्री से उसको हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए. वेस्ट शुड बी बर्न टू जनरेट द पावर. हम ये कर सकते हैं. अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है लाइक गोबर गैस प्लांट, बायोगैस जिसे हम कहते हैं, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं. एज फॉर एज पॉसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट should be made efficient to that more and more people can use them. rather than हमें थोड़ी सी जगह पे जाना है, कहीं जाना है, तो हम अपना प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूटिलाइज करें. देन पीपल शुड बी इनकरेज टू शेयर द प्राइवेट व्हीकल. शेयरिंग आ गया ना एक सिस्टम के. अगर आप एक ही जगह पे जा रहे हो तो एक बंदा अकेले एक कार लेके जा रहा है, अगर सेम वे में है तो वीकली आप शेयर कर सकते हो कि भाई 4-5 बंदे एक ही गाड़ी को शेयर कर लें. तो इससे भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिविजन. Number 1, minerals and sources of energy have played very important role for the development of the economy. Then we have discussed mineral resources have found in the earth's interior at varying depth. अलग अलग depth पे मिलते हैं. After that the physical properties of minerals जो होती हैं उसकी वजह से कलर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, कैपेसिटी, कंडक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी आती है. मिनरल्स को हमने क्लासीफाई किया था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में, और मेटालिक मिनरल्स को फिर हमने क्लासीफाई किया था फेरस एंड नॉन फेरस, जिसमें आयरन कंटेंट होता है या नहीं होता है. देन वर्क ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द माइनिंग. एंड आफ्टर दैट सम रीजन्स आर वेरी रिच in the minerals and some are very deficient in the mineral, means uneven distribution of mineral. Then we have discussed the conservation of minerals. ज़रूरी है by recycling, using efficient method of the production and using substitutes. उसके बाद हमने डिस्कस किया था 5 मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल हो गया आपका, ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर, न्यूक्लियर पावर. Some sources of energy we have classified into the conventional and non-conventional resources. And last में हमने डिस्कस किया था conservation of energy resources is the need of our demand of the present time. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.